Good evening, everyone. गुड इवनिंग। Uh, तो मैं डॉक्टर प्रभास रंजन, असिस्टेंट प्रोफेसर, पटना विमेंस कॉलेज, और मेरे साथी डॉक्टर विक्रमजीत सिंह, सेंट जेवियर्स कॉलेज ऑफ एजुकेशन से हैं। और हम लोग यूजीसी नेट एजुकेशन के प्रिपरेशन में अपना अपना योगदान करना चाह रहे हैं आप लोगों की सहायता के लिए। और हम लोगों ने कल भी एक सेशन किया था, लेकिन कल जन्माष्टमी के कारण कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि हम लोगों का मिस हो गया है, तो एक बार फिर से हम लोग उस पर बात करें। तो आज फिर हम लोग कल हम लोगों ने सर्वे रिसर्च के बारे में भी बात की थी, और कैसे हम लोग यूजीसी नेट एजुकेशन की तैयारी कैसे करें, इस पर बात की थी। तो आज हम लोग उसी में आगे बात करेंगे। इससे पहले आप लोगों का थोड़ा परिचय मैं जानना चाहूँगा। अपना अपना संक्षेप में एक दो वाक्य में आप परिचय दें, कहाँ से हैं, क्या कर रहे हैं। कई लोगों को मैं देख रहा हूँ, अभी 4-5 लोग जुड़े हुए हैं, 4 लोग दिख रहे हैं। स्पेशली जो आपके मास्टर्स डिग्री आपने जहाँ से प्राप्त किया वो बता सकते हैं, या और कुछ और बताना चाहें संक्षेप में तो। यस सर, गुड इवनिंग सर। हाँ हाँ। आप आरती यादव हाँ हाँ। बनारस से सर, बीएचयू से पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं और रिसर्च की तैयारी कर रहे हैं। चलिए, बढ़िया है। अभी रहते बिहार में हैं कि वहीं बीएचयू में है? बनारस से ही हैं। अच्छा, बनारस से हैं। वेरी गुड। और कुछ बोलना चाहेंगे कोई और? नमस्ते सर, मेरा नाम संध्या शाही है और मैं हम्म। एक +2 गवर्नमेंट +2 विद्यालय में हिंदी की शिक्षिका हूँ। बीच में बहुत दिनों से छोड़ दिया था, लेकिन एमए के बाद फिर से लगा कि थोड़ी तैयारी करनी चाहिए, तो नेट करना चाहते हैं। अच्छा अच्छा, बढ़िया। ओके। दिव्यन, प्रसन्ना। गुड इवनिंग सर। हाँ हाँ हाँ, गुड इवनिंग। मेरा नाम विक्रम दीक्षित है और मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से अपना पीजी कंप्लीट किया है। इस साल मेरा बीएड कंप्लीट हुआ है और मैं यूजीसी नेट की तैयारी कर रही हूँ। ओके ओके, वेरी गुड। मुझे लगता है कि प्रसन्ना शायद ऑडियो से जुड़े हुए नहीं हैं, इनका ऑडियो ही नहीं कनेक्टेड है किसी कारण से। तो हम लोग आगे चलते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा आपसे कि हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हम दोनों व्यक्ति यहाँ पटने में हैं, और मैं पटना विमेंस कॉलेज ऑटोनोमस नामक एक संस्थान है, मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन है, जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में मैं पिछले 12 साल से कार्यरत हूँ। और हमारे साथी डॉक्टर विक्रमजीत सिंह, ये एसोसिएट प्रोफेसर हैं। पिछले मुझे लगता है कि 8-9 वर्ष इनके भी हो चुके हैं वहाँ। और वहाँ जो +2, ये एमएड ग्रेड, एमएड और बीएड दोनों ही वहाँ पर पढ़ाई होती है। तो एमएड के लेवल पर ये टीचिंग कर रहे हैं। तो हम लोग मिल करके हम लोगों ने एक इनिशिएटिव शुरू किया था एजुकेशन के फील्ड में, चूँकि क्वालिटी ऑनलाइन क्वालिटी टीचिंग का थोड़ा हमें अभाव लगता है, और जो कंटेंट ऑनलाइन उपलब्ध हो रहा है वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। तो उसके हिसाब से हम लोगों ने कुछ डायरेक्ट और पर्सनल
लेवल पर हेल्प करने के हिसाब से अपने स्ट्रेटजी को सेट किया। अभी हम लोग बताएंगे कि किस तरह से हम लोग काम करने वाले हैं। तो ये हमारा ग्लोकल एडू EFA है। इसका हमारे संस्था का नाम है ग्लोकल एडू एजुकेशन फॉर ऑल। इस इसके तहत ही हम लोग काम कर रहे हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया कि मैं और विक्रमजीत सर, ये दोनों आदमी हम लोग इसमें एक्टिव हैं। आज की जो हमारी चर्चा होगी वो मुख्यतः इसमें ये 5 बिंदु हमारे मुख्य हैं। पहले तो हम लोग जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, एग्जाम के बारे में एक संक्षिप्त परिचय, फिर एक असेसमेंट ऑफ सिलेबस हम लोग थोड़ा करेंगे, और पर्सनल गोल हम कैसे सेट करेंगे इसकी हम लोग थोड़ा बात करेंगे। थोड़ी बात हम लोग इस बात की करेंगे कि हम लोग अपना रोल और स्ट्रेटजी कैसे सेट करें। हम लोग से मतलब है कि मैं और विक्रमजीत सर, हम लोग अपना हमारा क्या रोल होगा इस प्रिपरेशन में, हम लोग क्या क्या इसमें और किस प्रकार से हम लोग टीचिंग करेंगे, और फाइनली हम लोग इस कोर्स के फी के बारे में चर्चा करेंगे। तो एग्ज़ाम जैसा कि आपको मालूम है NTA के द्वारा ये लिया जाता है, UGC नेट एजुकेशन एग्ज़ाम। और इसमें नॉलेज, टीचिंग स्किल, रिसर्च एबिलिटीज़, ये सारी चीज़ों की जांच होती है। और बेसिकली इसे हम लोग एजुकेशन और रिसर्च में करियर की शुरुआत का आधार मानते हैं। और जो अंतिम इसमें जो वाक्य है जिसको हाईलाइट किया गया है कि इसको इस तरह से देखना चाहिए कि जो ये एग्ज़ाम है, ये एक तरह से ओवर द टॉप आपका जो एमएड में आपने स्किल और नॉलेज गेन किया है उसके ऊपर से है। क्योंकि ऐसा है कि आपको मालूम है कि हमारे सारे यूनिवर्सिटीज़ ऑटोनोमस होते हैं, और बहुत बार उनके जो सिलेबस होते हैं वो जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हो रहे हैं या इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रहे हैं जिनको कि इंक्लूड किया जाना चाहिए, बहुत बार जो यूनिवर्सिटीज़ हैं कई कारणों से वो मिस कर जाते हैं उसको इंक्लूड करना। तो इस हिसाब से जो UGC है वो अपने सिलेबाई जो उसके डिफरेंट सब्जेक्ट्स के हैं उसको वो बराबर अपडेट करते रहता है, और उसके हिसाब से वो एक्सपेक्ट करता है कि जो भी मास्टर्स डिग्री को प्राप्त कर चुके हैं वो अपने नॉलेज को भी में एडिशंस करते रहें। तो वो ये केवल ये जांच नहीं है कि आपने एमएड तक क्या एक्वायर किया है, बल्कि इट इज़ ऑल एक्सपेक्टेड कि आप उसके ऊपर से जो रिसेंट डेवलपमेंट हुए हैं उसको भी आप एक्वायर कर लें। एक नए नई दृष्टिकोण, यानी आप ने मान लीजिए 1 साल पहले, 2 साल पहले आपने डिग्री हासिल कर ली है, मास्टर्स डिग्री, जो बेसिक अर्हता है इस परीक्षा को देने की, वो अर्हता आपने हासिल कर ली है। अर्हता के बावजूद, उस एलिजिबिलिटी के बावजूद आपको अ, अपने आप को कंटिन्यूसली ग्रो करते रहना है, नई चीज़ें सीखती रहनी है। तो दिस इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ UGC। अब हम लोग इसके सिलेबस को देखते हैं, और सिलेबस को हमने अपने एक बेसिक समझ के हिसाब से हमने 2 भागों में बांटा है। पहला जो भाग है वो इसका कोर पार्ट है, और दूसरा जो भाग है इसका चोजन पार्ट है। अब ये कोर पार्ट और चोजन पार्ट को हम थोड़ा समझा देते हैं। कोर पार्ट से हमारा मतलब उन हिस्सों से है जो हमें लगता है कि आपको कहीं ना कहीं किसी रूप में न केवल सेकेंड पेपर में बल्कि फर्स्ट पेपर में भी आपकी सहायता करने वाले हैं। तो आप ये इस इन बिंदुओं को आप इसमें देख सकते हैं। ये हमने 5 रखा है। हालांकि इंक्लूसिव से भी कई बार सवाल आते हैं फर्स्ट पेपर में, लेकिन अभी हम लोगों ने उसको रखा है क्योंकि वो बहुत ही टेक्निकल है और बहुत से लोग उसमें बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है नहीं, तो इसलिए हमने उसको रखा है अलग। यहाँ हमने रिसर्च इन एजुकेशन को रखा है, दूसरा पेडागोगी, एंड्रागोगी और असेसमेंट, ये यूनिट रखा है। फिर टेक्नोलॉजी इन एंड फॉर एजुकेशन, ये तीसरा यूनिट रखा है।
और लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस चौथा ये यूनिट है। और फिर एजुकेशन मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीडरशिप, इसमें बहुत सारी नई चीज़ें शामिल की गई हैं। तो कई लोगों ने डिमांड किया था, हमारे कुछ जो पुराने स्टूडेंट हैं उन लोगों की तरफ से भी डिमांड आया था कि इसका कंटेंट मिलना मुश्किल हो रहा है, तो आप ये कंटेंट उपलब्ध कराया जाए। तो इस हिसाब से हमने इतने कोर पार्ट्स रखे हैं। और कोर पार्ट रखने का मतलब है कि इस पर हम लोग प्राइमरी फोकस देंगे, इंटेंसिव इसकी तैयारी करेंगे। और जैसा कि आपने ग्रुप में देखा होगा, ये हम कोई भी नया टॉपिक शुरू करने से पहले एक प्रिलिमिनरी एक टेस्ट के रूप में आपके पास 8-10 क्वेश्चन का एक सेट भेजते हैं, जिसमें कि हम जो एंट्री लेवल के क्वेश्चंस कोशिश करते हैं डालने का, जो एकदम बेसिक क्वेश्चंस हैं। और उसके लिए हम जो बुक्स की सहायता लेते हैं, वो बुक का लिस्ट भी मैं आपको बताऊंगा आगे। और फिर हम लोग जो ऑनलाइन इसका ट्रांजैक्शन है, हम लोग का जो आदान प्रदान चल रहा है, ये लाइव क्लास हम लोग करते हैं, जो कि 1 घंटा से 1.25 घंटा के अराउंड हम लोग रखते हैं। और फिर इसके बाद क्लास ख़त्म होने के बाद जब टॉपिक पूरा हो जाएगा, तो फिर हम लोग एक सेट क्वेश्चन देंगे, जो कि 20 से 30 क्वेश्चंस के सेट देंगे, जो कि उस स्पेसिफिक होगा उस टॉपिक से रिलेटेड। तो ये हमारी स्ट्रेटजी है। इसको हम लोग और थोड़ा एलेबोरेट आगे करेंगे। तो ये हमारा कोर पार्ट हो गया। और इसके बाद ये देखिए, ये हमने जो बाकी के टोटल 10 उसमें यूनिट रखे गए हैं यूजीसी के सिलेबस में, तो उसमें हमने 5 को कोर में रखा है और 5 को इधर चोजन पार्ट में रखा है। अब चोजन पार्ट का कॉन्सेप्ट ये है कि इनमें से बहुत सारे जो यूनिट हैं वो ऐसे होंगे जो कि आपने अपने मास्टर्स के दौरान किए होंगे या नहीं, कई बार नहीं किए होंगे, कई बार थोड़ा किया होगा, कई बार बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की कोशिश नहीं की होगी। कुछ लोगों को हिस्ट्री वाला पार्ट काफ़ी बोरिंग लगता होगा, या इंक्लूसिव एजुकेशन का पार्ट बहुत ज़्यादा टेक्निकल लगता होगा। तो हम लोग एक जो आपके पर्सनल स्ट्रेटजी है उसके बारे में के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग बात कर रहे हैं। तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि 70% और 80% के बीच का एक आप टारगेट लेके अगर आप चलते हैं, तो आप सेफ काम कर रहे हैं। तो उस हिसाब से आप कुछ चीज़ों को अ, थोड़ा कम एम्फेसिस कर सकते हैं। हम लोग देखेंगे कि उसके बारे में कैसे उसको हम करना है। तो हम लोग चोजिन पार्ट को थोड़ा विस्तार से देखते हैं। तो ये तो बात हम लोगों ने कर ली कि एज पर योर प्रेफरेंस आपको चोजन पार्ट की बात करनी है, और जो कोर पार्ट है उसका इंटेंसिव प्रिपरेशन करना है। अब ये चोजन पार्ट को हमने बेसिकली 4 ग्रुप में बांटा है। एक तो ऐसे कंटेंट हैं जो कि आपने पहले से पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है। दूसरा जो कंटेंट है जो कि आप उससे परिचित हैं, थोड़ा बहुत काम आपने उस पर किया हुआ है, जानते हैं कि वो क्या है, कहाँ है, लेकिन उसके कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा समझने की कोशिश आपने नहीं की है। तीसरा कंटेंट है, ऐसे कंटेंट है जो कि बस आपने सुना है या देखा है, लेकिन उस पर कभी कुछ ज़्यादा विशेष करने का कुछ मौका नहीं मिला, या क्लास में डिस्कस नहीं हुआ, या कुछ कारण से आपने उसको बहुत ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं दिया। और जो चौथा कंटेंट है, चौथा टाइप है, जो कि ऐसे टॉपिक्स होंगे जो कि आपने कभी पहले डिस्कस ही नहीं किया हो या देखा ही नहीं हो, और वो कंटेंट जो है केवल आपके सिलेबस में हो सकता है, एमएड के सिलेबस में था ही नहीं, अब ये यूजीसी ने नया कंटेंट ऐड किया है। तो ये एक 4 कैटेगरी है। अब इसमें जो पहली कैटेगरी है, जिसमें उस पर हमने 30% टाइम स्पेंड करने का सजेशन दिया है।
इसका कारण ये है कि ये स्ट्रेटजी यानी जो कंटेंट जो कि आप पहले से जानते हैं, ये कैटेगरी ऐसी कैटेगरी है जो जिसको कि आप हो सकता है इग्नोर करना चाहें, लेकिन हमारा सुझाव ये है कि इसको इग्नोर नहीं कीजिए। इसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं हो सकते हैं, उससे खुद को चैलेंज करते रहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग अतिरिक्त आत्मविश्वास में होते हैं अपनी समझ के कारण कि ये चीज़ हमारी समझ में आ रही है, लेकिन वास्तव में ये कोई चीज़ हमारी समझ में आई है या नहीं आई है, ये हमें तभी पता चलता है जब हम कोई टेस्ट से गुजरते हैं, या वो सेल्फ इवेल्युएशन हो या किसी दूसरे के द्वारा किया जाने वाला इवेल्युएशन हो। किसी भी तरह का इवेल्युएशन ये हो सकता है। जब हम उससे गुजरते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि हमारा जो लेवल है, या जो हमारे जो कॉन्सेप्ट हैं, या हमारी जो समझ है इस टॉपिक के संदर्भ में, वो किस हद तक सही है और कितना हम उस पर अ, उसको सही मान के या उस पर बिलीव करके आगे बढ़ सकते हैं। तो उस हिसाब से जिन कंटेंट को आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, उसके लिए खुद को चैलेंज करते रहिए। जहाँ भी डाउट हो उस कंटेंट को रिवीजन करते रहिए। उसके बाद जो अगला कैटेगरी है, जो कि मैंने कहा कि आप उससे एक्वाइंटेड हैं, थोड़ा परिचय है लेकिन दूर का परिचय है, बहुत ज़्यादा उसके साथ में रहने का समय नहीं मिला है, तो आप उसमें क्या कर सकते हैं कि आप उसको अ, अ, उसको भी उसके लिए भी हमने समय बराबर ही दिया है 30%। और उस पर आप इंटेंसिव वर्क करेंगे और उसको आप अच्छे से जानने और समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आपको आपके पास पहले से कुछ आइडिया है, थोड़ा बहुत आपने उस पर काम किया हुआ है, कंटेंट भी और सोर्स ऑफ कंटेंट भी आपको मालूम है, किस चीज़ को किस डेप्थ तक करना चाहिए उसमें, वो भी आपको मालूम है। तो इतना आपको मालूम है तो आप उसको कर सकते हैं, आगे लेके जा सकते हैं। तो ये दूसरा पार्ट हुआ। अब जो तीसरा पार्ट है, ये जस्ट सुना वाला पार्ट है, कि मतलब टॉपिक ये भी एक टॉपिक है, लेकिन कभी उस पर बहुत ज़्यादा अ, काम करने का या कोई काम करने का मौका ही नहीं हुआ उस पर। तो उसका कुछ वो टॉपिक किस चीज़ के बारे में है, क्या कहता है, बस नाम जानते हैं और कुछ नहीं पता है। तो उसमें टारगेट करना है कि जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमें प्राप्त हो जाए, और उस बेसिक अंडरस्टैंडिंग के आधार पर जो बेसिक लेवल के, नॉलेज लेवल के या अंडरस्टैंडिंग लेवल के जो क्वेश्चंस होंगे, उसको हम लोग एग्ज़ाम में टारगेट कर पाएँ, उसको हम लोग सक्सेसफुली अटेम्प्ट कर पाएँ। तो उसके हिसाब से हम लोग ये जो 20% ऑफ टाइम है, हम लोग उस पर दे सकते हैं। फिर ये चौथी और अंतिम कैटेगरी है, जो कि पूरी तरह से न्यू कैटेगरी है। इसमें मैं आपको थोड़ा एक चॉइस लेने के लिए कहूँगा कि वो कैटेगरी किस तरह की है, उसके हिसाब से आप थोड़ा बहुत उसमें चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज जो जनरल सुझाव है मेरी तरफ से, वो ये है कि अभी अगर हम लोग चूँकि दिसंबर 23 को टारगेट कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से मेरा सुझाव ये है कि अगर आप उसके हिसाब से न्यू कंटेंट की बात कर रहे हैं, तो केवल नॉलेज लेवल की चीज़ें, है ना, वो कहाँ है, क्या है, कौन है, इस तरह का जो बेसिक चीज़ है, केवल उतना ही इसमें आप टारगेट कीजिए। इसमें बहुत ज़्यादा इंटेंसिव जाने की कोशिश मत कीजिए। आप जा सकते हैं, अगर तभी जा सकते हैं, जैसा कि मैंने कहा कि आपको मैं चॉइस एक दे रहा हूँ, कि आप तभी जा सकते हैं जबकि आपको लगता है कि नहीं, ये कंटेंट मैं अच्छी तरह से कम समय में एक्वायर कर सकता हूँ, तभी आप उसमें डेप्थ में जाने की कोशिश कीजिए। अदरवाइज उसको आप केवल जो उससे ऐसा भी कर सकते हैं कि उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उसको अटेम्प्ट करके और उसको देख करके आप और मोटे तौर पर जो बेसिक पॉइंट्स हैं उसको देख करके आप इस पॉइंट को छोड़ सकते हैं। अगर आप इस स्ट्रेटजी से काम करेंगे तो मुझे लगता है कि आप 70 से 80% को के लिए तैयार हो जाएंगे, और फिर आप उसको सक्सेसफुली उसको कन्वर्ट कर सकते हैं।
ओके। तो इन सब ये पूरी बात कोर कंटेंट और चोजन कंटेंट में बांटने का मतलब ये नहीं है कि आप पहले कोर कंटेंट पर काम कीजिए फिर आप बाद में फिर कभी आप चोजन कंटेंट पर काम कीजिए, नहीं ऐसा नहीं है। मेरे कहने का अर्थ ये है कि जब हम लोग वर्क करेंगे तो दोनों पर सिमल्टेनियसली वर्क करना होगा। जो चोजन पार्ट है और जो कोर पार्ट है वो दोनों पर वर्क हमें सिमल्टेनियसली करना होगा। आपकी जो सेल्फ स्टडी है वो दोनों पर बराबर रूप से होनी चाहिए। और फिर जो यहाँ हमारा क्या रोल होगा, उसमें हम क्या कर रहे हैं, क्या सजेस्ट कर रहे हैं, क्या ऑफर कर रहे हैं आपको, उसमें जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो सबसे मेन पार्ट है वो हमारा जो लाइव डिस्कशन जैसे कि अभी हो रहा है वो है। और दूसरा जो ये क्वेश्चन सेट एक जो हमने आपको ये हर टॉपिक के शुरू होने से पहले जैसे कि अभी भी जो ग्रुप है उसमें एक सेट ऑफ क्वेश्चन डाला हुआ है, जो कि आज के टॉपिक से जिसको हम लोग अभी थोड़ी देर में डिस्कस करने वाले हैं उससे संबंधित है। और फिर एक और दूसरा सेट होगा जो कि जो टॉपिक के समाप्ति होने पर हम लोग 30-40 क्वेश्चन के अराउंड हम लोग उसको कवर करेंगे, जिससे कि उस टॉपिक से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसकी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाए। और एक समरी ऑफ क्लास कंटेंट भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। और जो हमारे जो भी क्लास होंगे वो उसकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर अवेलेबल रहेगी, तो आप उसको रिविजिट करना चाहेंगे तो आप उसको रिविजिट कर सकते हैं। तो ये बेसिक बातें थी। अब हम लोग एक जो डिस्कशन करने वाले हैं, बहुत सारे लोग उसको देखना चाहते हैं कि कैसे हम लोग टीचिंग करेंगे। तो उसके डेमो के रूप में हम लोग आज क्वालिटेटिव रिसर्च की बात कर रहे हैं। और क्वालिटेटिव रिसर्च के बेसिक्स को हम लोग जानने और समझने की कोशिश करेंगे। अभी हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। जब हम लोग रेगुलर क्लास जब शुरू करेंगे तो हम लोग इसको ज़्यादा गहनता से जानने और समझने की कोशिश करेंगे। तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव शब्द जाहिर है आपने एमएड किया है तो आप इससे अपरिचित नहीं हैं, और आपको मालूम है कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में क्या होता है अंतर। मुख्य तौर पर ये संख्या और शब्दों का अंतर है कि एक में हम संख्याओं से खेलते हैं और दूसरों में हम लोग शब्दों की जुगाली करते हैं, और उसके उन शब्दों को पचा करके जैसे गाय अपना शब्दों को अपने भोजन को इकट्ठा करके और फिर जुगाली करके उसका सार भाग भाग ग्रहण करती है, उसी तरह से क्वालिटेटिव रिसर्च भी जो पर्सपेक्टिव है सोसाइटी में स्प्रेड किया हुआ, उस पर्सपेक्टिव को जमा करके और फिर उसको उससे क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है डिपेंडिंग ऑन कि क्या पर्सपेक्टिव से आप उसको ले रहे हैं, उसके हिसाब से उस पर काम किया जाता है। तो क्वालिटेटिव रिसर्च एक रिसर्च का अप्रोच है जिसमें कि सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस पर फोकस किया जाता है। अभी सब्जेक्टिव एक टर्म हो गया, आप इसको सामान्य अर्थ में हम लोग कहते हैं कि व्यक्तिनिष्ठ या व्यक्तिपरक। तो अब ये व्यक्तिपरक का अर्थ क्या हुआ कि व्यक्तिपरक का अर्थ क्या हुआ कि जैसे आप एक सरल एग्जाम्पल देखिए कि आपने किसी महाविद्यालय से मास्टर डिग्री प्राप्त की है, तो उस महाविद्यालय में आपने जब अपना एडमिशन लिया होगा तो उस एडमिशन के समय में आपको एक नंबर दिया गया होगा, एडमिशन रोल नंबर प्रदान किया गया होगा और एक रजिस्ट्रेशन नंबर प्रदान किया गया होगा। तो आज की तारीख में आपके यूनिवर्सिटी में आप एक रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर और डिग्री से संबंध में आपने जो अंक प्राप्त किए, तो ये सारी चीज़ें दर्ज हैं। इसके अतिरिक्त आपने वहाँ क्या किया, कैसे आप क्लास में थे, क्लास में आपका इंटरेक्शन कैसा था, ये सारी चीज़ें आपके क्लास के जो आपके साथी थे उनको पता है,
आपके टीचर को कुछ हद तक पता है। लेकिन जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी के पास आप केवल एक रोल नंबर है, एक रजिस्ट्रेशन नंबर है, आप एक नाम है, और आप एक यूनिवर्सिटी के टीचिंग प्रोसेस की सफलता का एक स्कोर है। जो भी आपने 70%, 80% जो भी स्कोर किया है, तो यूनिवर्सिटी के पास आपके बारे में इतना ही डाटा है। तो अ, तो और जबकि अगर आप अपने टीचर की बात करें या अपने सहपाठियों की बात करें, तो उनके पास आपका एक बहुत ही विविड और कलरफुल एक मेमोरी होगी आपकी। आपने साथ साथ आपने समय बिताया होगा, साथ साथ घूमने गए होंगे, फिल्म देखने गए होंगे, साथ साथ आपने लाइब्रेरी में बिताया होगा, प्रोजेक्ट पर काम किया होगा, चीज़ें बनाई होंगी, है ना। आप साथ साथ टेंशन में आए होंगे, साथ साथ आपने बहुत सारी चीज़ें वहाँ की होंगी। तो उनकी मेमोरी और उनकी जो यादें हैं आपके बारे में, वो बिल्कुल अलग होंगी यूनिवर्सिटी की यादों से, जहाँ आप एक महज एक कुछ एक अंकों में और दो चार शब्दों में आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपका घर का पता, ये सब चीज़ें केवल उनके रिकॉर्ड में है। तो ये सीधे तौर पर ये दोनों चीज़ें जो हैं सो आपको गुणात्मक और जो संख्यात्मक शोध है उनके आंकड़ों को दर्शाता है। जहाँ यूनिवर्सिटी आपके संख्यात्मक जो आपका डायमेंशन है या जो आपका परिचय है वहाँ पर वो केंद्रित है। यूनिवर्सिटी ने आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर में बदल दिया है, आपकी आइडेंटिटी को एक रजिस्ट्रेशन नंबर में बदल दिया है। आपका नाम यूनिवर्सिटी के लिए बस एक नाम है, एक साउंड है, उससे उनको कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं करता है। कोई चित्र नहीं उनका, उनके दिमाग में, उनके जेहन में कोई अक्स नहीं बनता है किसी व्यक्ति का। वो कुछ भी उससे संबंधित कोई इमोशनल यादें उनसे जुड़ी नहीं है। और जबकि आपके जो फ्रेंड हैं और आपके शिक्षक भी जो रहे हैं, जिनके साथ आपका इंटरेक्शन ज़्यादा हुआ हो, उनके जेहन में भी आप एक याद बन के हैं। तो शिक्षक और जो आपके मित्र हैं वहाँ रहे हैं पीछे, उनके उनको उनके उनको शामिल करके अगर हम कोई स्टडी करते हैं, और अगर वो क्वांटिटेटिव स्टडी हम करते हैं, तो हम एक बहुत बड़ा डेटा मिस कर देते हैं। जो भी, जैसे मान लीजिए कि आरती, तो आरती अपने आरती के फ्रेंड्स को अगर हम अप्रोच करते हैं टू नो मोर अबाउट आरती, और उसमें हम आ, ये चाहते हैं कि हम केवल उस आरती के बारे में केवल क्वांटिटेटिव डेटा लेंगे, है ना। कुछ एक सवाल पूछेंगे जो कि बेसिक सवाल पूछेंगे, जैसे कि कितना पंक्चुअल थी, या क्या उसका सक्सेस का क्या स्कोर था। ऐसे छोटे मोटे सवाल, या किसी चीज़ के बारे में क्या एटीट्यूड था। तो छोटे मोटे सवाल पूछ करके और हम ये क्लेम कर रहे हैं कि हमने आर्थिक के बारे में पूरी सूचना निकाल ली है, तो ये इनकम्प्लीट होगा। क्योंकि जो इस तरह के जो क्वांटिटेटिव आंकड़े होते हैं, संख्यात्मक आंकड़े होते हैं, वो एक बहुत बड़ा हिस्सा छोड़ देते हैं व्यक्ति के बारे में, जो कि उनके मानवीय पक्ष होते हैं, मानवीय उसके गुण होते हैं। उन सब ह्यूमन जो फैक्टर्स होते हैं, उन सारे ह्यूमन फैक्टर्स को हम लोग इग्नोर कर देते हैं, या वो छूट जाता है। तो उन ह्यूमन फैक्टर्स को इंक्लूड करना, उन ह्यूमन फैक्टर्स को साथ लेके चलना, और उन ह्यूमन फैक्टर्स के आधार पर अ, जो हमारी स्वाभाविक सोचने की प्रवृत्ति, नेचुरल थिंकिंग प्रोसेस है, जिसमें हम अपने अंदर चीज़ों को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, सोचते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, किसी कंप्यूटर की तरह नहीं, कोई उसमें मैथमेटिकल प्रोसेस नहीं लगा के हम जो जैसे हमने देखा कि कोई चीज़ लाल है, कोई चीज़ हरी है, कोई एक ऐसा कलर है जिसमें कई कलर को मिला करके बना हुआ है, तो फिर हम अपने रिफ्लेक्शन से जज करते हैं कि अच्छा इसमें लाल और हरा मिला है तब ये कलर बना होगा।
तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो कि हम लोग रिफ्लेक्शन से जज करते हैं। यहाँ कोई हम मैथमेटिक्स नहीं लगाते या कंप्यूटर की तरह ये तय नहीं करते कि इतना फ्रिक्वेंसी का एक कलर, एक फ्रिक्वेंसी का जो अ, एक वेव है और दूसरा इतने फ्रिक्वेंसी का एक दूसरा वेव है, ये दोनों मिला मिला होगा तो फिर ये तैयार हुआ होगा। या फिर आप कंप्यूटर डाटा में देखते हैं, अगर आप कलर के से संबंधित कोई काम करेंगे तो उसमें आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि हर हर एक कलर का एक कोड है ना, जो कि हर बिंदु पर जैसे जैसे उसको आप मूव करेंगे तो हर बिंदु पर वो चेंज होता जाता है। तो हम लोग ऐसा कुछ नहीं करते हैं, हम लोग रिफ्लेक्ट करते हैं डायरेक्ट, और ये ह्यूमन वे है। तो हम लोग किसी चीज़ को समझना चाहते हैं तो आ, जो क्वालिटेटिव अप्रोच वाले लोग हैं उनका मानना होता है कि हम लोग उसको ह्यूमेन वे में समझें, मानवीय तरीका, ह्यूमेन वे, जो हमारा तरीका है लोगों को जानने का, समझने का, लोगों से बात करने का, अ, उस तरीके का इस्तेमाल करके हमें लोगों को जो चीज़ें हैं, जो समस्याएं हैं, जो मानव से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, उनको हम लोग समझ सकते हैं। अ, तो और उसके पीछे जो तर्क देते हैं, अब हम लोग उसको आगे देखते हैं कि इसके क्या गुण है, उसके आधार पर वो क्या तर्क देते हैं। अ, पहली बात तो ये है कि जो रिसर्च, क्वालिटेटिव रिसर्च है, वो एक पर्टिकुलर टाइप नहीं है। इसमें बहुत सारे तरीके हैं क्वालिटेटिव रिसर्च में जिसको हम अपना सकते हैं, और ये एवर एवर इवॉल्विंग भी है। आपको जस्ट अपने जो रिसर्चर कम्युनिटी है उसको कन्विंस करना है कि मेरा तरीका भी सही है। ये मुझे पर्सनल बायसनेस के कारण नहीं, बल्कि अ, जो हमारा अप्रोच है इस चीज़ के बारे में, उस अप्रोच को सही ढंग से रिप्रेजेंट कर रहा है ना, और हमें एक वैलिड वेंटेज पॉइंट दे रहा है, एक ऑब्जर्वेशन का पॉइंट दे रहा है, एक नया दृष्टिकोण दे रहा है। उस नए दृष्टिकोण से हम चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं। अगर आप ये सब कन्विंस कर देते हैं तो आपका जो भी तरीका हो, चाहे वो किसी टेक्स्ट बुक में दिया गया है या नहीं दिया गया है, आपकी कम्युनिटी संभव है उसको एक्सेप्ट कर ले। यानी रिसर्चर की जो कम्युनिटी है, जिस सब्जेक्ट से आप बिलोंग करते हैं, उस सब्जेक्ट में आपकी तरह के शोध में अभिरुचि रखने वाले जो लोग हैं, या आपके विषय में अभिरुचि रखने वाले जो लोग हैं, जो उस किसी विषय को जानना और समझना चाहते हैं, वैज्ञानिक तरीके से उसका शोध करना चाहते हैं, अगर वो कन्विंस्ड हो जाते हैं कि आपने जो तरीका अपनाया है वो तरीका रिजनेबल है, रेशनल तरीका है, उसको दूसरे व्यक्ति के द्वारा भी अपनाया जाए, तो कुछ उसी तरह का सेम टू सेम हम लोग रेप्लिकेशन नहीं करते हैं, कि बात नहीं करते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च में। हम लोग वो क्वांटिटेटिव रिसर्च में बात करते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च में हम लोग बात करते हैं केवल कि जो रिजल्ट आ रहा है उससे क्या कुछ हम समझ पा रहे हैं, वो क्या हमें नया नया दृष्टिकोण दे रहा है, और उससे क्या हम कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। हाँ, तो आगे हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स को। तो इसमें ढेर सारे तरीके होते हैं, और जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि संख्याओं के बजाय शब्दों के उपयोग पर, यूज ऑफ वर्ड्स आ रेदर देन नंबर्स, है ना, शब्दों की जगह नंबर्स पर हम लोग यहाँ फोकस करते हैं। इसके बाद जो तीसरी बात है कि जैसा कि हमने पहले ही कहा कि जो ह्यूमन तरीका है चीज़ों को जानने और समझने का, जिसमें कि अंडरस्टैंडिंग, एक्सपीरियंस, इंटरप्रिटेशन, ये सब चीज़ें विदाउट द हेल्प ऑफ एनी न्यूमेरिकल डिवाइस और टूल, उसके हेल्प के बिना केवल जो अंडरस्टैंडिंग बन रही है चीज़ों की, जो हमारे रिफ्लेक्शन से जो हम अनुभव करते हैं, हमारा ज्ञान कैसे होता है, हम किसी चीज़ को अनुभव करते हैं, फिर हमारे अपने पूर्व के जो एक्सपीरियंसेस हैं, उसका जो उसके आधार पर हमने जो अपने निष्कर्ष निकाले हुए हैं, उसकी सहायता से हम उस पर रिफ्लेक्ट करते हैं कि ये जो नया एक्सपीरियंस है, ये क्या पहले भी हमें हुआ था, ये किस तरह का एक्सपीरियंस है, क्या किसी पीछे के अनुभव से हमारा ये मेल खाता है, और मेल खाता है तो ये फ्यूचर में इसका क्या क्या होगा, ये इसका आउटकम क्या होगा,
ये सारी चीज़ें हम रिफ्लेक्ट करते हैं और उसके आधार पर हम लोग अपनी एक समझ तैयार करते हैं। उसी तरह से इसमें हम इसको देख सकते हैं कि क्या क्या फीचर्स इसमें आते हैं। पहला तो है इसमें कि डिस्क्रिप्शन, जिसमें कि घटनाओं का विस्तारित विवरण देना, है ना। ये क्वालिटेटिव रिसर्च में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। जैसा कि हमने आपको बताया कि अगर आप में से किसी एक इंडिविजुअल को के बारे में बताना है तो केवल वो रोल नंबर नहीं रहेगा, केवल उसने कितना मार्क्स प्राप्त किया, डिस्टिंक्शन से पास किया या क्या किया, ये नहीं रहेगा। केवल ये नहीं रहेगा कि उसका अटेंडेंस का परसेंटेज क्या था, केवल ये नहीं रहेगा। इसके अलावा भी उसने क्या किया, वो स्टूडेंट अपने बाकी पीयर मेंबर्स के पीयर ग्रुप के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करता था, कितना इंटीग्रेटेड था ग्रुप में, कितना कम्युनिकेट करता था टीचर्स के साथ, जो उसके इंस्टीट्यूशनल रिसोर्सेज थे संस्थान के, उसको उसने कितना यूज किया। ये सारी बातें हम जब कलेक्ट करते हैं तो एक ठीक एक गहन इंफॉर्मेशन या गहन ठीक डेटा हमारे पास कलेक्ट होता है, जो कि पूरे तौर पर जो भी व्यक्ति को, जैसे आपने उदाहरण लिया था आरती का, तो आरती का अपनी संस्थान में उन्होंने उनका जो पूरा अनुभव था उसको वो जाहिर कर सकता है या एक्सप्लोर कर सकता है कि जिससे कि उनके पूरे अनुभव को समझा जा सके। दूसरी बात इसमें होती है एक्सप्लेनेशन, जिसमें कि किसी कोई घटना हमारे सामने है तो उसके पीछे क्या कारण हो सकता है, उसको जानने की कोशिश करना। और यहाँ जो जानने की कोशिश है वो मुख्य तौर पर जो ह्यूमन एक्सपीरियंस्ड तरीका है कि जो इंटरप्रेटर्स हैं, जो उसको फील करने वाले हैं, वो क्या कह रहे हैं। और दूसरा कि जो थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन है, जो थ्योरेटिकल मॉडल्स हैं हमारे, वो क्या कर रहे हैं। उन दोनों को मिला करके हम जब क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं तो उन दोनों को मिला करके काम करते हैं और हम लोग उसको उसके कारण को जानने और समझने की कोशिश करते हैं। तीसरा जो इसका पर्पस है वो थियरी जनरेशन है, और ख़ास करके इसमें एक टाइप होता है जिसको अब हम लोग ग्राउंड थ्योरी के नाम से जानते हैं, जिसमें कि हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं, फिर डेटा के आधार पर जनरलाइजेशन करते हैं, और फिर और जो जनरलाइज्ड हमारे पास इंफॉर्मेशन आते हैं उसको और ज़्यादा एब्स्ट्रैक्टिफाई करते हैं, और ऐसे कई लेवल पर उसको एब्स्ट्रैक्टिफाई करने के बाद फिर हम लोग उससे थ्योरी जनरेट करते हैं। एक तो इस तरह का थ्योरी जनरेशन होता है इसमें, अ, और जिसमें कि सिद्धांत भी हो सकता है या एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क भी हो सकता है, कॉन्सेप्चुअल मॉडल भी हो सकता है, जिसमें कि कोई एक इंफॉर्मेशन किस प्रकार से फर्दर इम्प्रूव होगा या रिकंस्ट्रक्टेड होगा, ये चीज़ें उसमें समझी जाती है। जो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है जिसमें कार्य और कारण के संबंध को स्पष्ट तौर से एक्सप्लेन किया जा सकता है, तो वो बना सकते हैं। तीसरा टेस्टिंग है, जिसमें कि जो थेरीज और कॉन्सेप्ट्स हैं उसको टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने में यहाँ हम लोग स्टेटिस्टिकल टेस्टिंग की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ फिर हम लोग क्वालिटेटिव जो टूल हैं उसके आधार पर हम लोग उसको टेस्ट करते हैं। और फिर जो हमारे फाइंडिंग्स हैं उसको एक कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में प्रस्तुत करना। अब कॉम्प्रिहेंसिव मैनर से मतलब है कि अ, जो जैसे हमने आरती का उदाहरण दिया था कि उसके बहुत सारे डायमेंशन को अगर लिया जाए तो बहुत ही थिक डेटा तैयार होता है, बहुत ही गहन डेटा तैयार होता है, जिसमें कि बहुत सारे डायमेंशंस हैं। तो अब ये भी एक आर्ट है कि कैसे रीडर को बोर किए बिना या उसको ये फील कराए बिना कि ये सब यूजलेस इंफॉर्मेशन है, आप कैसे मीनिंगफुल्ली उन सारे इंफॉर्मेशन को कंबाइन कर सकते हैं और एक इंटरेस्टिंग वे में, मीनिंगफुल वे में उसको आप प्रस्तुत कर सकते हैं। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ इम्पॉर्टेंट आर्ट व्हेन यू आर डूइंग क्वालिटेटिव रिसर्च। तो ये रिपोर्ट तैयार करना, और फिर फाइनली जो की कॉन्सेप्ट क्रिएट करना है जो कि रिसर्च एरिया से संबंधित
जो भी आप एरिया में, जिस एरिया में आप रिसर्च कर रहे हैं, उससे संबंधित की कॉन्सेप्ट को तैयार करना, उसके लिए भी जो क्वालिटेटिव रिसर्च है वो उसमें सहायता करती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो इसके की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या हैं। हालांकि मोटे तौर पर हमने इसको देख लिया है, लेकिन फिर भी थोड़ा इसको समझ लेते हैं कि पहली चीज जो इसमें है, इसमें ये एक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होता है। फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर से हमारा मतलब है कि एक्सप्लोरेशन शुरू होने के बाद इसको थोड़ा सा बैकग्राउंड में बताना जरूरी है कि जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होता है वो एक रिजिड फ्रेम में करना होता है। आप एक बार जब उसको डिजाइन कर लेते हैं तो फिर आप बाद में उसमें चेंज नहीं कर सकते हैं। आप भले ही आपको ये लगे कि ये मिस्टेक हो गया है, तो आप उस मिस्टेक को किस तरह से दूर कर सकते हैं ये आप कर सकते हैं, लेकिन आप पूरे फ्रेमवर्क को बदल देंगे ये आप नहीं कर सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट होता है कि आपको, आपने जैसे कि आपने तय कर लिया कि हमारे ऑब्जेक्टिव ये हैं, हमारा हाइपोथेसिस ये है, और इनिशियली जब आप लिटरेचर रिव्यू के फेज से गुजर चुके हैं और आपने इस्टेब्लिश कर लिया है, और फिर जब आप ये सब चीज़ें समझ करके फील्ड में जाते हैं रिसर्च करने के लिए या सर्वे करने के लिए, तो आपको वहाँ लगता है कि अरे हमने तो ये चीज़ एक नई एकदम चीज़ है। तो वहाँ फिर आपके पास बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं होता है जब आप क्वांटिटेटिव रिसर्च करते हैं, क्योंकि आपने पहले ही अपना जो ऑब्जेक्टिव है, लक्ष्य है, वो सब सेट कर रखा है। आप उसको बहुत ज़्यादा बदल नहीं सकते हैं। आपने उसके बारे में जो आपकी फंडिंग एजेंसी है उसको बताया हुआ है, आपके जो ऊपर में हो सकता है आपके गाइड हैं या जो भी लोग हैं उन सबको आपने बताया हुआ है। तो फिर वो वहाँ पर एक चैलेंज होता है कि आप रेडिकली उसको आप पूरी तरह से बदलना चाहें तो आप वो नहीं कर सकते हैं। अब कल तक तो मान लीजिए हम ये मानते थे, आज हमें लग रहा है कि नहीं, हम बहुत ही गलत थे। तो ऐसे रेडिकल चेंजेस के लिए आपको क्वांटिटेटिव रिसर्च में बिल्कुल स्पेस नहीं है। ये स्पेस आपको यहाँ पर जब क्वालिटेटिव रिसर्च आप करते हैं तो वहाँ पर ये स्कोप होता है कि आप जब किसी पर्टिकुलर ग्रुप में, मान लीजिए कि आप गांव के बच्चों के बीच में कोई स्टडी करते हैं, और जाहिर है हम सबके दिमाग में हर एक चीज़ के बारे में अपना एक ओपिनियन होता है, और हम उस अपने ओपिनियटेड जो व्यू पॉइंट है, जो दृष्टिकोण होता है, उसको लेकर के हम लोग किसी फील्ड में या किसी ग्रुप के बीच में जाते हैं। और अगर हम ओपन माइंडेड होते हैं तो अक्सर हमें अपने ओपिनियनेटेड जो व्यू पॉइंट है उसको चेंज करना पड़ता है। हमें कुछ और चीज़ें वहाँ दिखती हैं, कुछ और रिफ्लेक्शंस मिलते हैं, तो अकॉर्डिंगली हम लोग अपने अपनी चीज़ों को बदलते हैं। जैसे कि मैं आपको एक सिंपल उदाहरण देता हूँ, जैसे गांव के बच्चों का मैं उदाहरण दे रहा था। तो गांव के बच्चों का उदाहरण अगर हम दें तो आप क्या कहेंगे, गांव के बच्चे जो स्कूल जाते हैं तो उनके बारे में आपको क्या लगता है कि उनके लाइफ का के बारे में आप उसको किस तरह से देखते हैं? एक दो आदमी कोई भी आप जवाब देना चाहिए तो दे सकते हैं कि क्या सोचते हैं उसके बारे में। एक जनरल आइडिया कि क्या सुविधाएं उनको हैं, क्या चीज़ें वो मिस कर रहे हैं, ये एक आइडिया हम लोग लेकर जाते हैं आमतौर पर कि वो तो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है, अ, उनको बहुत सारी चीज़ें नहीं मिल रही होंगी, उनको सुविधाएं कम होंगी। और जब आप वहाँ जाएंगे तो आपको एक और चीज़ दिखेगा, ये सब बातें सही हैं, उनके स्कूल अच्छे नहीं हैं, उनके टीचर अच्छे नहीं हैं, उनके इंस्टीट्यूशनल फैसिलिटीज़ अच्छे नहीं हैं, पर आपको एक चीज़ दिखेगा कि ये बच्चे शहर में रहने वाले बच्चों की तुलना में ज़्यादा खुश नज़र आते हैं। तो ये आपकी दृष्टि खुलेगी जब आप वहाँ एक क्वालिटेटिव फ्रेमवर्क के साथ गए हैं, आपने क्वालिटेटिव ऑब्जेक्टिव रखा है और आप ओपन हैं। अगर आप दूसरे फ्रेमवर्क में जाते हैं यानी क्वांटिटेटिव फ्रेमवर्क में जाते हैं तो जाहिर है आप वहाँ उनके मार्जिन को एक्सप्लोर करने गए हैं कि किस तरह से वो वंचित हैं, उनकी वंचना को, उनके अभाव को आपने
आपने जो अपने हाइपोथेसिस तैयार किए हैं वो उनके अभाव को मापने के लिए। तो उस कॉन्टेक्स्ट में उनका खुश रहना आपके लिए कोई ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट या यूजफुल नहीं है। तो आप उसको क्या करेंगे कि आप चुपचाप अपना जो टारगेट है उतना काम करके निकल जाएंगे। लेकिन एक क्वालिटेटिव डेटा वाला आदमी वहाँ जब जाएगा और वो बच्चों को खुश देखेगा तो वो कहेगा कि ये तो सबसे बड़ी चीज़ है जो बच्चों को चाहिए होती है, कि बच्चे अपने जो काम कर रहे हैं उसमें वो खुश रहें और उस खुशी के साथ वो अपना काम करें। तो उस हिसाब से ये तो बेहतर स्थिति है। तो आपको उसमें उस हिसाब से अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं और अपने जो डेटा कलेक्शन है उन सब चीज़ों पर आप उसमें परिवर्तन करते हैं। दूसरा फीचर है इसका अ, उससे रिलेटेड ही है, जो कि अनस्ट्रक्चर्ड डेटा जो तुलना की जाए, जो अगर हम क्वांटिटेटिव रिसर्च से तुलना करेंगे तो इसका जो डेटा है वो काफ़ी अनस्ट्रक्चर्ड या सेमी स्ट्रक्चर्ड होता है। अक्सर हम लोग ओपन इंटरव्यू का इसमें उपयोग करते हैं, कभी कभी हम लोग शेड्यूल का उपयोग करते हैं, अधिकांश तो ओपन इंटरव्यू का उपयोग करते हैं, ऑब्जर्वेशंस का उपयोग करते हैं, ओपन एंडेड सर्वेज का। ओपन एंडेड सर्वेज का अर्थ है कि जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके ऑप्शंस को हमने लॉक नहीं किया है, 4 ऑप्शन दे करके ये नहीं कहा है कि आपको ये 4 में से कोई चुनना है। ओपन एंडेड में वो अपना व्यू पॉइंट दे सकते हैं। तो इस तरह से काफ़ी एक रिच एक्सप्लोरेशन होता है जिसमें कि कई बार नई बातें पार्टिसिपेंट की तरफ से शेयर की जाती हैं और हमें पता चलती हैं। इसी तरह से जो व्यक्तिपरकता की बात आती है तो यहाँ पर हम लोग जो ह्यूमन एक्सपीरियंस है और सब्जेक्टिविटी है उस पर हम लोग जोर देते हैं। और जो सब्जेक्टिविटी है उसका मतलब ये क्या है कि जहाँ हम लोग क्वांटिटेटिव रिसर्च करने जाते हैं तो हम लोग ये मान के जानते हैं कि आई नो द कॉज एंड आई नो द इफेक्ट, और हमें सिर्फ ये देखना है कि वो किस हद तक काम कर रहा है। जैसे कि हम ये जानते हैं कि गांव के बच्चे के पास सुविधाएं नहीं हैं, उनके पास क्वालिटी एजुकेशन नहीं होगा, तो हमें जाकर के केवल इतना देखना है कि वो क्वालिटी एजुकेशन किस प्रकार से वंचित हो रहे हैं, किस डिग्री तक वो वंचित हो रहे हैं, उसके डिग्री को हमें तय करना है, उसको केवल निर्धारित करना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो जबकि अगर हम क्वालिटेटिव माइंड फ्रेम लेके जाते हैं तो हम ये देखेंगे कि अपनी वंचना को जो वो बच्चे हैं या वहाँ के जो शिक्षक हैं वो किस नज़रिए से देखते हैं। क्या वो उनको ये फील होता है कि हम सच में वंचित हो रहे हैं, या वो कुछ और फील कर रहे हैं। उनके फील करने का उनके उनके नज़रिए से उनकी वंचना किस हद तक है। हाँ, क्या वो इस बात को बहुत ही स्ट्रांगली फील करते हैं कि हमारे पास ये सुविधा नहीं है, या फिर वो अपने आप को रिलेटिवली इंडिपेंडेंट फील करते हैं। तो ये पर्सपेक्टिव यहाँ पर व्यक्तिपरकता यानी पर्सनल जो सब्जेक्टिविटी है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। दूसरा है कि जो घटनाएं नेचुरल वे में हो रही हैं, यहाँ एक्सपेरिमेंट की बात नहीं होती है। एक्सपेरिमेंट में हम लोग थोड़ा एक बनावटी स्ट्रक्चर डालते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो वास्तविक जीवन में घटनाएं चल रही हैं उसी का हम लोग अध्ययन करते हैं, उसी को जानने समझने की कोशिश करते हैं। तो स्वाभाविक रूप से उसको होने देते हैं, उसको हम लोग कोई उसमें अ, अपने तरफ से कुछ नहीं परिवर्तन लाने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम जानना चाहते हैं एटीट्यूड के बारे में, क्वांटिटेटिव एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा एटीट्यूड का जो भी जिस चीज़ का एटीट्यूड हो, जैसे मान लीजिए कि जो नई शिक्षा नीति है उसके बारे में, उससे होने वाले जो परिवर्तन है उसके बारे में एटीट्यूड जानना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोगों ने अपना एक फ्रेमवर्क बना लिया है, एक स्केल है हमारे पास, एटीट्यूड स्केल है, और उस स्केल को लेकर हम चले जाते हैं कि भाई इसमें आप अपना
जो बेस्ट आपको सही लगता है आपके हिसाब से, आपके अपने संदर्भ में, उसको यहाँ पर टिक लगा दीजिए। तो उससे और उसको लेकर के हम लोग उसको अपना हम उसका डेटा यूज कर लेते हैं। जबकि जब नेचुरलिस्टिक अप्रोच होगा कि आप जाके उससे पूछते हैं कि साहब जो नई शिक्षा नीति आई है, ये बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, ये चेंज हुआ, ये तो कहा गया कि ये इस चेंज के कारण ये लाभ होगा, तो क्या आपको लगता है कि इसमें कहाँ तक ये लाभ हो पाया है, आगे क्या लगता है कि कितना लाभ हो पाएगा? तो यू आर आस्किंग फॉर रिफ्लेक्शन, आस्किंग फॉर द पर्सनल ये उसका ओपिनियन, और ये सारी चीज़ें नेचुरली हो रही हैं। जबकि आप जब अपने एटीट्यूड स्केल पर उनका ओपिनियन लेते हैं, तो आपने पहले से ही अपना संसार फिट कर रखा है कि उनके ओपिनियन को हम, उनके पर्सपेक्टिव को हम अपने टूल में रिकॉर्ड करेंगे और उसको हम इंटरप्रेट कर देंगे। तो ये तरीका आपने अपनाया है। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग कहते हैं कि जब क्वालिटेटिव की बात होती है तो ये नेचुरली अकरिंग केसेज है, ये घट रहा है। जब आप डेटा रिसर्च कर रहे हैं तब भी ये नेचुरली हो रहा है। जब आप स्केल लेके जाते हैं तो उस समय होता नहीं है, वो एक नया सेटअप बन जाता है जहाँ पर वो उसको आप कहीं शांति से बिठाएंगे और उस बैठा करके आप उसे टिक लगवाएंगे तो वो हो जाता है। फिर ये वर्बल अप्रोच पर फोकस करता है, जहाँ पर वर्बल डेटा इंपॉर्टेंट होता है। जो पूछते हैं आप, जो रिफ्लेक्शन वो देता है, जो इम्पोर्टेंट बातें वो कहता है, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। फिर जो इसका उद्देश्य है, जिसको हम लोगों ने हमने इसको और ज़्यादा बेहतर रूप में आगे दिया है। अच्छा अच्छा, नहीं छूट वो डेटा हट गया है। ओके, जिसमें कि चीज़ों को डिस्क्रिप्शन देना, एक्सप्लेन करना, ये तो हमने पीछे बात कर ली है इसकी, ठीक है आगे चलते हैं। दूसरे इसका एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है कि इसमें हमेशा कॉन्टेक्स्ट में हम लोग बात करते हैं कि हम एक फलानी कम्युनिटी में गए, बिहार के गांव में गए, वहाँ हमने ये देखा, वहाँ लोगों से बात की। तो वो कॉन्टेक्स्ट बड़ा इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि वो एक कल्चरल कॉन्टेक्स्ट होता है। जबकि हम लोग क्वांटिटेटिव डेटा की बात करते हैं तो हम लोग कोशिश करते हैं कि जहाँ तक हो सके, हालांकि पूरी तरह से हम लोग उसको कल्चरल कॉन्टेक्स्ट से फ्री नहीं कर सकते हैं, फिर भी हम लोग ये चाहते हैं कि जितना हम इसको जो कॉन्टेक्चुअल चीज़ें हैं उससे हम इसको अलग रख सकें, उतना हमारा डेटा जो है सो ज़्यादा वाइडली और यूनिवर्सली एप्लीकेबल होगा, उतना ज़्यादा ये यूजफुल होगा। तो ये इसका कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग है। मल्टीपल रियलिटीज़ भी एक इम्पॉर्टेंट इसका एस्पेक्ट होता है, जिसमें कि बहुत सारी चीज़ें हम लोग करते हैं एक किसी भी कॉन्टेक्स्ट में। एक चीज़ को केवल एक सत्य को लेकर के नहीं चलते हैं। जैसे कि हमने आपको बच्चे का उदाहरण दिया, जो छोटे बच्चे स्कूल में गांव के बच्चे हैं, उनके लाइफ का मल्टीपल रियलिटीज होता है। हम सोचते हैं कि वो वंचित हैं, लेकिन वो दूसरी तरह से खुश भी हैं, वो दूसरी तरह से अपने परिवार के साथ हैं, वो एक तरह से अपने सारे जो उनके फेस्टिवल्स हैं, जो उनके त्योहार हैं, वो सब मनाते हैं। तो वो एक दूसरे डायमेंशन में आप उसको देख सकते हैं। तो मल्टीपल रियलिटीज़ को आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है। और जो भी डेटा है वो सोसाइटी से बेस सिचुएटेड होता है, यानी आप उसका जो कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट है, कॉन्टेक्स्ट रिलेटेड है और कॉन्टेक्स्ट सिचुएटेड है, ये तीनों चीज़ें हैं। सोशली सिचुएटेड है, कॉन्टेक्स्ट रिलेटेड है और कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट है, ये तीनों चीज़ें इसमें आती हैं। और उस सिचुएशन को पूरी तरह से समझने के लिए जो पूरा जो सोशल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट होता है, जो इनर डायमेंशन होता है, और जो टैसिट डेटा होता है, उस सारी चीज़ों को आपको समझना पड़ता है और तब आप उसको सही ढंग से इंटरप्रेट कर पाते हैं। जबकि उसकी तुलना में जो आपका क्वांटिटेटिव रिसर्च है बहुत ही आसान होता है। एक बार आपने टिक लगवा दिया, फिर उसको आप नंबर में बदल देते हैं, उसके बाद आप फ्री। आप उसमें आपको फिर कुछ और एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है।
तो बहुत ही आसान होता है। जबकि यहाँ पर आपको कई सारे संघर्ष अभी आगे डेटा लेने के बाद भी आपको बहुत सारी चीज़ें करनी बाकी होती है, क्योंकि अगर आप इंटरप्रेट करते हैं, संभव है आपका इंटरप्रिटेशन दूसरे लोगों के द्वारा कॉन्टेस्ट किया जाए, उसको चैलेंज किया जाए कि आपकी दृष्टिकोण सही नहीं है। बहुत सारी सिचुएशन ऐसे हो सकते हैं। इसके बाद तो इस तरह से हमने देखा कि जो अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए जो गुणात्मक शोध है, वो किसी भी चीज़ के बारे में गहन अंतर्दृष्टि प्राप्त करनी हो, तो उसमें ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और इसमें जो ह्यूमन एक्सपीरियंस का जो रिचनेस है, वो पूरी तरह से हम लोग उसमें अधिक से अधिक मात्रा में उसको कैप्चर कर पाते हैं। उसकी डाइवर्सिटी को, उसकी विविधता को, जो पर्सपेक्टिव की जो विविधता है, उसके दृष्टिकोणों की जो विविधता है, उसको हम लोग उसमें कैप्चर कर पाते हैं। और उसके द्वारा हम लोग जो है उन रिसर्च के जो सूक्ष्म अवयव हैं उसको हम लोग समझ पाते हैं। अभी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि जब हम लोग इसकी बात करते हैं तो ऑन्टोलॉजी से मतलब होता है कि कोई चीज़ है या कोई पर्सपेक्टिव है, तो उसका संबंध क्या है आपस की चीज़ों से। तो जैसे हम लोग जब क्वांटिटेटिव रिसर्च की हम लोग जब बात कर रहे हैं, तो वो किस प्रकार से रिलेटेड है, जिन चीज़ों का वो अध्ययन कर रहा है उससे कैसे रिलेटेड है। तो यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि जो क्वालिटेटिव रिसर्च है वो लोगों को किस रूप में देखता है। तो उसमें वो एंटिसिपेटरी, जो कि लोग हैं वो आपसे रिएक्ट करेंगे, तो सीधे सीधे, वो कंप्यूटर नहीं है कि आपने उसमें डेटा ये गूगल में डाला कि बताओ भाई व्हाट इज क्वालिटेटिव रिसर्च, और कंप्यूटर ने एक डेफिनेशन आपको बता दिया। वैसे नहीं है। जब आप किसी व्यक्ति को अप्रोच करते हैं तो फर्स्ट इम्प्रेशन वो आपका बनाता है कि ये कौन आदमी है, क्यों मेरे पास आ रहा है। जब आप उससे कुछ प्रश्न पूछते हैं तो वो फिर ये भी सोचता है कि इसका पर्पस क्या है, क्यों मुझसे ये बातें जानना चाह रहा है, ये सही आदमी है या गलत आदमी है। तो ये एंटिसिपेटरी है ना। वो बहुत सारी चीज़ें पूर्वानुमान करता है कि अच्छा आदमी लग रहा है, इसको बताते हैं या नहीं बताते हैं, सही आदमी नहीं है। बहुत सारी चीज़ें वो सोचता है। तो ये क्वालिटेटिव रिसर्च इन सब चीज़ों को भी गौर करता है कि आप किसी को अगर कोई बात बताना चाहते हैं या नहीं बताना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं या नहीं शेयर करना चाहते हैं, उसके हिसाब से आपका जो ग्रुप है, आप उस ग्रुप को बिलोंग करते हैं या अपने को उस आदमी को या उस व्यक्ति को आउटसाइडर मानते हैं या उस व्यक्ति को आप अपने ग्रुप में मानते हैं, ये बहुत सारे फैक्टर्स उसमें आ जाते हैं। दूसरा, वो मानता है कि ये जो जिससे भी आप बात कर रहे हैं वो मीनिंग को कंस्ट्रक्ट कर रहा है। कई बार ऐसा होता है कि आपसे कोई प्रश्न पूछा जाता है, आप उसका जवाब भी देते हैं, लेकिन कभी पहले उस सवाल पर आपने न सोचा है, न किसी ने आपसे उस सवाल के संदर्भ में बात की है। आपने उस समय ही आपके सामने वो प्रश्न आया, आपने उस पर रिफ्लेक्ट किया और आपने उसका उत्तर दिया। उसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई टीचिंग नहीं है, कोई इनपुट नहीं है, कुछ भी नहीं है उस तरह का। डायरेक्ट इनपुट नहीं है। इनपुट नहीं से मतलब मेरा ये नहीं कि आप एब्सोल्यूट सेंस में नहीं है, डायरेक्ट इनपुट नहीं है। तो ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं। फिर अगर हम कॉन्टेक्स्ट बाउंड, कल्चर बाउंड, ये सब की बात हम लोग पहले ही कर चुके हैं, वो सब चीज़ें इसमें होती हैं। जो भी अर्थ है वो संदर्भ से बने हैं, संस्कृति से बने हैं, और कई तरह की उससे उसकी व्याख्या भी कई तरह से हो सकती है। फिर यहाँ जो रिसर्चर है उसका उसका भी पर्सपेक्टिव इम्पोर्टेंट हो जाता है कि रिसर्चर उसको बिल्कुल नए तरीके से, जो कि उनका जो एक्चुअल उसके रहने वाले हैं, उसको जीने वाले हैं, उससे भी डिफरेंट तरीके से उसको इंटरप्रेट कर सकता है। तो रियलिटी यहाँ पर जो है सो डिफरेंट मल्टीपल है, बहुत तरह की रियलिटी हो सकती है। ऑन्टोलॉजी जो इसका है वो कहता है। और बहुत से वो कंस्ट्रक्टेड रियलिटी होती है। रियलिटी प्री गिवन नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक सत्य है और उसको पाने के लिए हम जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। जब जो जिस रूप में आप अपने आसपास की चीज़ों को, अपने साथ हो रही घटनाओं को इंटरप्रेट करते हैं, उससे वो रियलिटी कंस्ट्रक्ट होती है। जैसे हम लोग एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में अभी रह रहे हैं, हिंदुस्तान में, भारत में रह रहे हैं। कल को
मान लीजिए आप किसी कारण से चीन में जाके रहने लगे और वहाँ की नागरिकता प्राप्त कर लें, तो आपकी रियलिटी पूरी तरह से बदल जाएगी। और आपको आपके लिए तो ये ऑप्शन होगा कि आपकी रियलिटी और आप भारत में है तब की रियलिटी, दोनों को आप कंपेयर कर पाएंगे। लेकिन आपके बच्चों के लिए वो नहीं उपलब्ध होगा। वो चीन में ही पैदा होंगे और वो चीन की रियलिटी को ही अपनी रियलिटी मानेंगे। तो उनकी रियलिटी आपके हिंदुस्तान वाली रियलिटी से या आपकी चीन वाली रियलिटी से भी बिल्कुल अलग होगी, क्योंकि वो वहीं पैदा होंगे, वहाँ की चीज़ों को देख करके, समझ करके, वहाँ की समस्याओं को झेल करके और उनका सामना करके उनकी रियलिटी का निर्माण होगा। तो ये जो इंटरप्रिटेशंस का और बहुत सारी चीज़ों का अंतर होता है, ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट ये ऑन्टोलॉजी उस पर बात करती हैं। और ये भी बात करता है कि जो नोअर है और जो नोन है, ये इंटरैक्टिव है और इनसेपरेबल, इसको अलग नहीं किया जा सकता है। जहाँ की हम क्वांटिटेटिव रिसर्च में जब हम लोग बात करते हैं, तो वहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी है जो कि ऑब्जर्वर से इंडिपेंडेंट है, एग्जिस्ट करता है। लेकिन यहाँ क्वालिटेटिव रिसर्च में हम लोग मानते हैं कि जो ये रियलिटी तभी तक सही है जब तक कि उसका जो उसको उस रियलिटी को जो मानने वाला है या बताने वाला है या उसको समझने वाला है या अनुभव करने वाला है, वो उसको उस रूप में अनुभव कर रहा है। कल अगर उससे उसका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है तो वो रियलिटी भी चेंज हो जाएगी। तो ये इंटरेक्शन उसमें चलता रहेगा, क्योंकि जो भी उसकी आज की समझ है, आने वाले अनुभव से उसकी समझ और बदल सकती है। तो ये दोनों इनसेपरेबल है, इनका ये एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। फिर इसका जो एपिस्टेमोलॉजी है, यानी इसका जो ज्ञान शास्त्र है, वो कहता है कि जो बिहेवियर और डेटा है वो कॉन्टेक्स्ट के डिपेंडेंट है और सोसाइटी में सिचुएटेड है ना। इसका जो ज्ञान है ये किसी ग्रंथ में लिखा हुआ नहीं है, ये किसी रूल बुक में नहीं लिखा हुआ है। जो नॉलेज या जो रियलिटी है, इसको आप कहाँ पाएंगे? तो ये सोशल में, सोसाइटी में, जो पर्टिकुलर सोसाइटी है और वो सोसाइटी जिस रूप में उस समय में चल रही है, जिस रूप में वो जी रही है, जिस चीज़ के की चाहत में जा रही है, उसके हिसाब से जो बिहेवियर और डेटा है वो आपको मिलेगा और उसके आधार पर आप उस समय की रियलिटी को कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे। ये ज्ञान शास्त्र आपको ये बताता है कि ये जो नॉलेज आप क्रिएट कर रहे हैं वो उस पर्टिकुलर टाइम का कंससनेस है और कॉन्सेंसस भी है। ये बिल्कुल अलग की चीज़ नहीं है। और जो रिसर्चर है उसको पूरे कॉन्टेक्स्ट को ले करके और समग्र तौर पर उसको समझने की जरूरत पड़ती है। और जो जैसे कि हम लोग जब क्वांटिटेटिव रिसर्च की बात करते हैं तो लिमिटेड वेरिएबल्स लेके चलते हैं कि हमने 4 वेरिएबल लिया है, एक वेरिएबल के दूसरे वेरिएबल के बीच में रिएक्शन देखेंगे, उसका इम्पैक्ट देखते हैं। एक को मैनिपुलेट किया जो हमारा वेरिएबल है, तो उस जो वेरिएबल पर मैनिपुलेट किया तो दूसरे वेरिएबल पर उसका इम्पैक्ट देखते हैं, क्या उस पर परिवर्तन हो रहा है। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर हम लोग वो अलग अलग अवयव को बांट के नहीं देखते हैं, हम लोग हॉलिस्टिकली इसको देखते हैं। और क्वालिटेटिव रिसर्च जो है सो सब्जेक्टिव अकाउंट पर फोकस करता है, इंटरप्रिटेशन पर और फिनोमेना जो पार्टिसिपेंट के साथ। फिनोमेना का मतलब होता है कि जब आप किसी परिस्थिति में हैं तो वहाँ उस परिस्थिति के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। जैसे कि अगर अचानक से आपको किसी डिस्कोथेक में डाल दिया जाए और जहाँ आप पहले कभी नहीं गए हों, तो यू हैव टू एक्सप्लोर थिंग्स कि कहाँ क्या है, कौन क्या कर रहा है। यू कैन नॉट आस्क एनीवन, क्योंकि सारे लोग अपने अपने में बिजी होंगे, दे ऑल आर डांसिंग, दे आर नॉट गोइंग टू लिसन टू यू। सो यू हैव टू मेक आउट थिंग्स कि ये है, ये रास्ता निकलने का किधर है, खाना किधर है, पीना किधर है, एवरीथिंग यू हैव टू मेक आउट। तो सारी चीज़ें आप एक्सप्लोर करके आप जानते हैं। तो वो भी एक तरह का एक मिनिएचर आप कह सकते हैं कि एक तरह का एक फिनोमेना है जहां आप अप्रोच करते हैं, ट्रायल एरर करते हैं, फिर आप एक एस्टेब्लिश करते हैं कि ये हाँ ये इस तरह से काम होता है। जब आप 3-4 बार उस डिस्कोथेक में चले जाते हैं तो नाउ यू कैन टेक योर फ्रेंड ऑल्सो कि चलो मैं तुम्हें डिस्कोथेक का मजा कराता हूँ, देन बिकॉज नाउ यू नो एवरीथिंग। तो ये एक फिनोमेना है जिससे आप होके गुजरे हैं और आप तब उसको एक अपने एक्सपीरियंस को आपने स्टेब्लिश कर लिया है। तो इसी फिनोमेना को पकड़ने का कि किसी चीज़ को आप अपने एक्सपीरियंस में जिस तरह से स्थापित रखते हैं, जिस तरह से इंटरप्रेट करते हैं, इसी को पकड़ने का काम
जो फिनोमेनोलॉजिकल क्वालिटेटिव स्टडी होती है उसमें किया जाता है। तो ये सब बातें थी जो हम लोग इस क्वालिटेटिव रिसर्च के बेसिक्स के बारे में हम लोगों ने आज बात की। उम्मीद है आप लोगों को काफ़ी इससे सहायता मिली होगी इस कॉन्सेप्ट को समझने में। कोई प्रश्न पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं, और फिर हम लोग थोड़ी सी बात आपको बताएंगे। अब 2-3 स्लाइड हमारा और है। एक तो आप तब तक अपने प्रश्न को सोचिए, तब तक मैं आपको ये बातें बता देता हूँ कि हम लोग शाम में 7 बजे से 9:30 बजे तक क्लास करेंगे। बेसिकली हम लोगों ने अभी जो सोचा है वो ये है कि 2 क्लासेज होंगे, एक मेरे द्वारा और एक विक्रमजीत सर के द्वारा 2 क्लासेज होंगे। और उसके बाद अ, ये हमारा फी स्ट्रक्चर है जो हम लोग दिसंबर 2023 के नेट को टारगेट करके हमने रखा है कि 5000 ये इसकी फ़ी होगी। अभी हम लोग एक फॉर्म शेयर कर रहे हैं जिसमें कि आप जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो अपना एक उसमें इंटरेस्ट डाल देंगे ताकि हम आपसे बात कर सकें। हम लोगों ने एक टारगेट रखा है कि मिनिमम ग्रुप फॉर्मेशन का, एक मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का टारगेट रखा है। जो पूरा होने पर हम लोग आपसे बात करेंगे और आपसे एडमिशन फ़ी हम लोग कलेक्ट करेंगे, और आपसे फर्दर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये हम लोग इसी वीक में, इस वीक में मतलब कि कमिंग वीक में, अब तो इस वीक का केवल एक ही दिन बचा है। ये 2-3 दिन में हम लोग फाइनल कर देंगे और कमिंग वीक में हम लोग इसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो विक्रम सर, जो वो एडमिशन इंटरेस्ट फॉर्म है उसको ग्रुप में शेयर कर दीजिए। दूसरा जो लॉन्ग टर्म है, ये जो लोग जून 2014 को 24 को टारगेट करना चाहते हैं, जो फुल करना चाहते हैं, सारे कंटेंट को कवर करना चाहते हैं, इसमें भी हम लोग कंटेंट को कवर करेंगे, लेकिन समय की कमी के कारण कुछ चीज़ों को हम लोग थोड़ा कम एम्फेसिस करेंगे और कुछ चीज़ों को ज़्यादा एम्फेसिस करेंगे। लेकिन उसको ज़्यादा विस्तार से करना चाहते हैं तो उसके लिए ये दूसरा है ग्रुप है। अगेन यहाँ पर भी वही ग्रुप फॉर्मेशन, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात इंपॉर्टेंट होगी। अकॉर्डिंगली हम लोग आपको कांटेक्ट करेंगे। तो ये बातें थी। ये हम 2 लोग इंस्ट्रक्टर्स हैं, हम लोग का चेहरा देख लीजिए, डॉक्टर विक्रमजीत सिंह और मैं प्रभास रंजन। थैंक यू। कंपटीशन जो आपके सामने है उसके लिए आपको शुभकामनाएं। आप हमारे साथ हों या आप सेल्फ स्टडी करके इसको करना चाहें, जैसे भी करना चाहें, हमारी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ हैं। धन्यवाद। अब आप कोई प्रश्न पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं।